हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। आप सबने ये चीज़ हमेशा सुनी होगी। और जब हम कहते हैं हानि और लाभ, तो आज का हमारा जो ज्योतिष का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न विषय है। जो है, एक जातक अपने जीवन में अपने धन का, अपनी ऊर्जा का, अपने परिश्रम का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। और उसके बाद उसको उस इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टमेंट, परिश्रम, श्रम, पैसे का लाभ अपने जीवन में प्राप्त करता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसको विधि के हाथ में भी बताया है। तो चलिए आज अपनी ज्योतिष के सत्संग की शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से एक जातक को सिंपल लेवल पे, आसान भाषा में अपनी कुंडली, भले उसको ज्योतिष का बहुत विशेष ज्ञान ना भी हो, लेकिन वो अपनी कुंडली की कुछ चीज़ें और कुछ कारकों को समझ के ये समझ सकता है कि उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे और किस तरह की फील्ड में करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी को इतना तो ज्योतिष आता ही है कि आप राशि भाव में पड़ी हुई राशियों को देख लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि भाग का भाव नवा होता है, धन के भाव द्वितीय और एकादश होते हैं, यानी कि 11वां भाव होता है। पंचम भाग का भाग है, नवम से नवम है, तो वो भी हमारे स्पेकुलेशन और पिछले जन्म के पुण्य को लेके आता है। और एट्थ हाउस जो होता है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड मनी, सडन गेन्स या अनअर्न्ड मनी का होता है। और भी भाव जो हैं धन दे सकते हैं। तो इसी भाव से, राशियों के बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ईच ज़ोडिएक साइन के अनुसार, तो आज उसकी एक छोटी-सी रूपरेखा देखते हैं। और आने वाले दिनों में जब हम डेस्टिनी स्टार पर आपके साथ मौजूद रहेंगे, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको इसी बात पे एक और अच्छी-सी बात बताते हैं। भाव मौत पानी, सहदेवो न जानी, यानी सहदेव बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, नकुल सहदेव, जो कि पांडवों में से एक थे। लेकिन वो भी भाव, मौत और पानी, ये 3 चीज़ें जो थी, भाव मतलब मार्केट कब घटेगी, बढ़ेगी, क्या चीज़ बढ़ेगी, क्या, ये नॉर्मली अगर जानते भी हैं तो एस्ट्रोलॉजरों को इसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत सोच समझ के इस पर विवेचन करना चाहिए और समाज को बताना चाहिए ज़रूरत होने पर। तो चलिए, मान लीजिए आपके धन वाले जो भाव हैं, और जो कि हमने आपको भी 2-3 भाव बताए, ठीक है? अब वहाँ पे अगर मान लीजिए मेष या एरिस राशि पड़ रही है, विद्यमान है, विराजमान है, तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 12th हाउस भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्चे का है। तो खर्चा यानी कि हमारे पास से कुछ भी जाए, फिर वो चाहे बैंक में जाए, एफडी में जाए, म्यूचुअल फंड में जाए, शेयर में, हमारे पास से तो पैसा निकल गया ना, कहीं और जमा हो गया। वो अलग बात है कि अगर वो 12वां भाव बहुत अच्छा है, तो वो वही पैसा बढ़ के कलेक्ट होके कई गुना बढ़ के हमें वापस भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन 12th लॉर्ड वहाँ पे पोजीशन कैसी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। तो अगर एरिस राशि इन सब भाव से संबंध बना रही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? आप सबको पता है कि एरिस राशि जो है शुरुआत की राशि है, इनिशिएटिव की राशि है। तो अगर आपका एरिस राशि आपको, और जब भी वो भाव जागृत होगा जिसमें एरिस राशि पड़ी, अगर मान लीजिए वो सेकंड हाउस है, 11th हाउस है। अब 11th हाउस में अगर आपकी एरिस राशि पड़ी है और वो आपको इनकमिंग गेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एरिस राशि के एनवायरनमेंट को जब आप एक्टिवेट करेंगे या उस राशि को एक्टिवेट करेंगे, तो आपका 11वां भाव ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? तो अब समझिए, समझने वाली बात, जैसे कि आपको धन या इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है। जब एरिस एक शुरुआत की राशि है, तो कोई भी अच्छा स्टार्टअप, कोई भी जो स्टार्टअप है, क्योंकि शुरुआत है ना, एरिस अगर शुरुआत है तो मीन अंत है। तो एरिस मतलब शुरुआती, कोई भी जो शुरुआत का स्टार्टअप हो, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें स्लोली स्लोली, और या उसके स्टॉक्स लें, या किसी भी तरह का उसमें अपना प्रोत्साहन प्रस्तुत करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो हाउस जहाँ पे एरिस राशि पड़ रही है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल होगा। उसी प्रकार एरिस राशि, क्योंकि मंगल की से गवर्न राशि है, तो वो हाई रिस्क टेकिंग राशि है। मंगल रिस्क लेता है। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेंगे, हाई रिस्क स्टॉक में भी लगाएँगे, और अगर उसकी पोज़ीशन शुभ है, मंगल की, या 11th लॉर्ड में पापकर्त्री नहीं है, शुभकर्त्री में है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो आप अगर हाई रिस्क भी लेते हैं स्टॉक्स में, यानी कि अगर मार्केट में चढ़ते-उतरते भी आप उस समय एंटर करते हैं, तो भी विश्वास मानिए, अगर चार्ट आपका आपको
इस बात का प्रोत्साहन कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो नुकसान नहीं होगा। तो एक छोटी-सी रूपरेखा हमने आपको एरिस राशि के बारे में बताई। अब जैसे मान लीजिए इन्हीं किसी घरों में जो घर अभी चर्चा करी जिन पर, उनमें टॉरस राशि विद्यमान हो तब क्या करेंगे? अब आपको पता है टॉरस जो है पहले सेकंड हाउस की कालपुरुष की कुंडली की राशि है। यानी कि हमारे एसेट्स, हमारी फैमिली के एसेट्स, ठीक है? हमारा धन का कोष, तो बैंकिंग सेगमेंट में आप लगा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सेकंड हाउस से हम अपने घर परिवार पुश्तैनी जमीन जायदाद को भी देखते हैं, तो रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा कारक हो जाता है अगर आपकी टॉरस राशि विद्यमान है आपके गेन्स के हाउस में। अच्छा, अब आपने सबने सुना होगा कि टॉरस राशि यानी कि सेकंड हाउस जो पड़ता है काल पुरुष में, अभी हम काल पुरुष की बात करें फिर वो कहीं भी पड़े, गुरु जो होता है सेकंड हाउस का भी कारक होता है। तो एनर्जी तो रहती है, फिर वो चाहे टॉरस राशि 11th में पड़े या 5th में पड़े या 9th में पड़े। तो गोल्ड, क्योंकि पहले के ज़माने में गोल्ड जो था वो हमारा रिसोर्सेज़ हुआ करता था, और टॉरस राशि इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज़, व्हाट आई पॉसेस, हमारे पास है क्या? तो आपको अगर टॉरस राशि जो है आपकी पड़ रही है धन देने वाले भाव में, तो आप रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा अपने से, और समाज से पैसा आपको आएगा। ये एक ऋषियों के द्वारा जो कथन किए गए हैं उसी के अनुसार ये चीज़ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि टॉरस राशि एक स्थिर राशि है, तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म एसेट्स, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस का धीरे-धीरे धन धीरे-धीरे डेवलप होता है, ठीक है? कोई और ऐसी प्लैनेट हो जो एक अकस्मात देने वाला हो तो अकस्मात आ सकता है। अदरवाइज़ आपको जब भी टॉरस राशि आपके धन के भाव में पड़े, तो आपको रियल एस्टेट गोल्ड में स्टेबल तरीके से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एसेट्स बना के फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने धन को बढ़ाना चाहिए। अब उसी प्रकार से देखिए हम आपको थोड़ा गैप कर के बता रहे हैं सीरीज़ में, आने वाले दिनों में तो सारी राशियों पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश ये करिए, अब जैसे मान लीजिए लियो राशि आपकी पड़ गई, धन देने वाले हाउसेज़ में, तो व्हाट लियो क्या है? लियो क्या है? एक एरिस्टोक्रेटिक राशि है, राजा की राशि है, तो लग्ज़री ब्रांड्स के आइटम में आप इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे कि लियो क्या है? एंटीक है, महल, 2 महल जो जिस तरह के राजा का एक एटीट्यूड होता है, तो एसेट्स में, शो पीस वाले एसेट्स में जो महँगे, जैसे उस तरह के आप स्टेटस इन्वेस्टमेंट, जैसे मतलब जो जो चीज़ें आपके स्टेटस को बताती हैं, लियो इज़ ऑल अबाउट स्टेटस। तो स्टेटस इन्वेस्टमेंट में जब भी आप स्टेटस की चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो धन आपका बढ़ेगा, क्योंकि वो जैसे ही आप स्टेटस इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी लियो राशि एक्टिवेट हो जाती है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है, और वो जिस भाव में भी स्थित होगी, ऑब्वियसली 11वाँ है तो गेन्स है, सेकंड हाउस हुआ तो आपका एसेट्स हो गए, 5th हाउस हुआ तो आपके लॉटरी सट्टा, जिसमें कि आपका स्पेकुलेशन और सारी चीज़ें आ जाती हैं, 8th हाउस सडन गेन्स का है, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। अब एक और बड़ी राशि का इम्पोर्टेंट राशि की बात करते हैं, लिब्रा। हाँ, आपको सबको पता है लिब्रा राशि जो होती है, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी वैदिक सिंसियरली पढ़ी है तो आपको पता है लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ बिज़नेस, ट्रेडिंग, लेन-देन, आपस में नेगोशिएशन। तो शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट में या कहीं भी नेगोशिएशन करें, चाहे प्रॉपर्टी का करें, तो लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 राशियों में अत्याधिक व्यापारिक राशि जो है वो लिब्रा है। ठीक है? अब लिब्रा का मतलब है, जैसे आपकी लिब्रा राशि आपकी मान लीजिए धन देने वाले घरों में है, तो लिब्रा इज़ ऑल अबाउट तराजू, बैलेंस। तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें कुछ शेयर्स भी होने चाहिए, कुछ गोल्ड भी होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, कुछ एफडी भी होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाता है। तो तुला राशि जहाँ कहीं भी पड़े, और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 12 हाउस में, क्योंकि तुला एकमात्र व्यापार की राशि है, तो तुला राशि जहाँ कहीं भी पड़ेगी उसका बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब जैसे समझिए तुला राशि जहाँ कहीं भी पड़ी, उसका 11th लॉर्ड से अगर षष्टाष्टक संबंध में जाए, षष्टाष्टक समझते हैं? जैसे मान लीजिए तुला राशि कहीं भी पड़े, तो यानी वीनस का संबंध अगर 11th लॉर्ड से 6-8 हो जाए, तो 6-8 होने पे क्या होगा, यानी कि व्यापार की राशि का गेन्स की राशि के लॉर्ड से एक दूसरे में 6-8 अच्छा संबंध नहीं माना जाता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। अब वही जैसे तुला राशि कहीं भी 12 हाउस में पड़े, वीनस का संबंध 11th लॉर्ड से 9 पंचम बन जाए, 4-10 बन जाए, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाए, फ़ायदा होगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, ज्योतिष में बड़ी सिंपल हैं, ये हम लोग कभी उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अपने चार्ट को स्टडी नहीं कर पाते कि हमारा चार्ट किस चीज़ के लिए या किस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से एक्शन लेना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं।
कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सिंपल सी समझिए, जैसे जब मिक्स ऑफ स्टॉक की हमने बात कर ली, मिक्स ऑफ बॉन्ड्स की लिब्रा से बात कर ली, तो अब यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी, थोड़ा स्ट्रेटेजिक शेयर्स, थोड़ा रिस्क विद कंट्रोल, यानी कि तराजू है ना, थोड़ा रिस्क भी लिया और थोड़ा कंट्रोल भी रखा। तो जब रिस्क विद कंट्रोल आप करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर तुला के एक्टिवेशन से और उस भाव के एक्टिवेशन से आपको 100% बेनिफिट होने की संभावना हो जाती है। उसी प्रकार से एक चीज़ और समझिए, जैसे 12th हाउस जो है हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ की राशि जो पड़ रही है, उस हिसाब से भी आप इन्हीं सारी आने वाले दिनों में सारी राशियों पे चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया कि हमें चीज़ों को कैसे देखना है। इसके बाद आपको ये समझिए, जैसे एक एक्वेरियस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्वेरियस राशि का एनवायरनमेंट मिल रहा है, धन कमाने के भाव में, तो आप क्या करेंगे? अब एक्वेरियस राशि का लॉर्ड शनि देवता है। शनि जो है एक टेक्निकल प्लैनेट है, तो यानी टेक स्ट्रक्चर वाली कंपनी या टेक स्ट्रक्चर वाली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा। इसी प्रकार 11th कुंभ राशि नेटवर्किंग की राशि है, तो जितने भी नेटवर्किंग के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। और क्योंकि अगर जब आप सीरियसली आप अगर एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं, तो आपको पता है कि कुंभ राशि जो है, वो इनोवेशन की भी राशि है। कुंभ राशि। तो आप कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट में, यानी फ्यूचरिस्टिक जिसका विज़न हो, उसमें वो फिर किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, रियल एस्टेट में हो, बैंकिंग में हो, लेकिन जिसका फ्यूचरिस्टिक विज़न हो। अब जैसे इसमें एआई का फ्यूचरिस्टिक विज़न है और राहु को लॉर्ड है किसका? कुंभ राशि का। अब अगर कुंभ राशि आपको पैसा देने पे आपके चार्ट में स्वाभाविक रूप से स्थित है, तो आप फ्यूचरिस्टिक विज़न से उस पर काम आपको करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए, अब ये तो हमने आपको एक छोटा-सा 4-5 राशियों का एक कैरिकेचर दिया, जिसको हम आने वाले दिनों में आपके साथ साझा करेंगे डिटेल में। अब आप समझिए योगा फॉर अर्निंग थ्रू स्टॉक अलोंग विद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे आज का जो सत्संग है ज्योतिष का, वो सिर्फ स्टॉक, शेयर, म्यूचुअल फंड नहीं, कैसा इन्वेस्टमेंट, फिर वो इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो सबसे चीज़ एक चीज़ हमारी ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है अलोंग विद फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। पहले ये वर्ड को बहुत ध्यान से रखिएगा। आपका फंडामेंटल, आपका टेक्निकल एनालिसिस और आपका मार्केट रिसर्च, ये तीनों चीज़ें भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद हमारा रोल आता है एस्ट्रोलॉजी का। तो ऐसा नहीं कहते थे हम एस्ट्रोलॉजी देख के ही आपको सब कुछ बता देंगे और आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ये सब झूठ है। अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों चीज़ों के साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कंबाइंड करते हैं, और वो 3 चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका किसी भी लेवल का फंडामेंटल, जैसे आपने कहा मैं रियल एस्टेट या गोल्ड में, तो उसका फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, साइकिल बनाना, पीरियड बनाना, कब घट रहा है, तो ये चीज़। और उसके बाद मार्केट की रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए। फिर आप ज्योतिष से अपने चार्ट को जब कंबाइन करेंगे इन तीनों चीज़ों से, तो 100% में मान चलिए कि तब एस्ट्रोलॉजी आपको ऑफर करती है गाइडेंस। इन तीनों चीज़ों की नॉलेज के बाद एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के साथ, बेस्ड ऑन योर पर्सनल ट्रेड्स ऑफ योर हॉरोस्कोप। आपके हॉरोस्कोप के पर्सनल ट्रेड्स क्या हैं, उनको जब इस चौथी चीज़ के रूप में इसको कंबाइन करेंगे इन 3 चीज़ों से, देन 100% आप जो हैं, you will come out with flying colors in your investment, in your trade, in your shares, in your mutual fund, in your किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आप धन अर्जित कर सकेंगे। अब एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि कैसे आप जानेंगे। सिंपल, आज बड़ा सिंपल लेवल पे रख रहे हैं चीज़ों को, अभी क्लिष्ट नहीं करेंगे डिटेल में। आगे भी धीरे धीरे जब आपका एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, तब इसको डिटेल में लेके चलेंगे। जैसे आपने सबने कहा जुपिटर धनदायक है, धन का कारक है। देखिए जुपिटर जो है ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। अब वो अगर धन को छुएगा, दृष्टि से धन बढ़ेगा, शरीर को छुएगा, शरीर बढ़ेगा, ज़मीन को छू लेगा, ज़मीन बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली आपको अपने चार्ट में गुरु की पोज़ीशन को इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि गुरु ग्रोथ देता है। अब सैटर्न दुःख भी दे सकता है, तकलीफ भी दे सकता है, लेकिन सैटर्न अगर आपके चार्ट में अच्छा है, तो सैटर्न का जो सबसे अच्छा, सैटर्न का जो सबसे बेस्ट कीवर्ड है, वो है स्टेबिलिटी। अब आपके धन में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बेकार है।
आपका धन आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो बार-बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी एकदम नीचे जा रहा है, कभी थोड़ा बढ़ रहा है, फिर कभी तो अल्टीमेटली फिर आपको एक बेसिक चीज़ आज समझ में आ गई कि भाई गुरु जो है ग्रोथ देगा, अगर अच्छे कॉम्बिनेशन में सही दृष्टि डाल रहा है हमारे उन भाव में जहाँ पे पैसा आ रहा है, तो वहाँ ग्रोथ होगी, धन में, 11th में, 5th में, 9th में, 8th में। और सैटर्न ये ग्रोथ तो हो गई, लेकिन ग्रोथ हमेशा स्टेबल थोड़ा रहेगी, डाउन भी होगी। तो इसका मतलब सैटर्न की भी किसी न किसी तरह से, वो भी अच्छे सैटर्न की प्रेज़ेंस या participation is rather more important for the purpose of being that धन that investment should keep on stable। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो then there is a lot of problem regarding that। तो इतना आप समझ गए। इसके बाद ध्यान रखिए जो लोग शेयर्स में मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए उनको क्या समझना है तीसरे प्लैनेट, दैट इज मरकरी। बिकॉज मरकरी इज अ हाईली वोलाटाइल प्लैनेट। अब जब मरकरी इज अ हाईली वोलाटाइल प्लैनेट, तो अगर मरकरी आपका बृहस्पति की दृष्टि या संबंध नहीं बना रहा है तो आपका माइंड, कोई बुद्धि है ना, तो बुद्धि बहुत वोलाटाइल होगी। वोलाटाइल बुद्धि कई मामलों में फायदा भी दे सकती है कि आप बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि स्टॉक के मार्केट में अगर वो बहुत हाईली वोलाटाइल होने के साथ अगर पाप ग्रहों से संबंध बनाएगी, तब फिर आपका बुद्धि अप एंड डाउन होने के कारण वहाँ पे जो है समस्या हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि कैसे, अब ये इसमें सातों ग्रह आएँगे, इसमें राहु भी आएगा, इसमें केतु भी आएगा, इसमें चंद्रमा का मेजर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि माइंड की फ्लक्चुएशन चंद्रमा भी देता है। लेकिन एग्ज़ाम्पल आपको बताए इसलिए कि कैसे आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हर राशि, हर हाउस, हर ग्रह आपकी हर लाइफ़ के हर एंगल में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्रॉफ़िट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, कुछ भी हो। ठीक है? उसी प्रकार से हाउसेस के बारे में भी आपको पता ही है, थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 5th हाउस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को बताने के साथ-साथ स्पेकुलेशन को भी बताता है। तो स्पेकुलेशन के लिए अब 5th हाउस का असर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नवें से नवा है, भाग का सूक्ष्म भाग है। सूक्ष्म समझते हैं ना, हाउस टू हाउस, भावात भवम, नवम से नवा मतलब भाग का सूक्ष्म भाग, दैट इज़ 5th हाउस। तो वहाँ से हम स्पेकुलेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले जन्म के कुछ पुण्य हमारे पास हैं, तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एक तो इस वजह से देखा जाता है 5th हाउस। अब 8th हाउस जो है वो हमारा सडन गेन्स का है, लॉसेस का भी ये ध्यान रखिएगा। तो 8th हाउस का संबंध 5th हाउस से, 2nd हाउस से, 11th हाउस से बढ़िया होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण का, नौ पंचम का, जिससे कि लॉसेस तो एटलीस्ट हम कवर अप कर पाएँ, क्योंकि 8th हाउस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ फ़ायदा ही देगा, वो सपन सडन अप एंड डाउन्स देता है। तो सडन गेन्स के साथ-साथ सडन लॉसेस आर आल्सो सीन फ्रॉम द 8th हाउस। तो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखिएगा, और इस पर इन डेप्थ चर्चा तो हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। अब जैसे 11th इज़ योर ओवरऑल प्रॉफ़िट, तो अब ये हाउसेस जैसे 5, 8 और 11 और साथ में सेकंड भी जोड़ लीजिए, इनका एक अच्छा संबंध कैसे-कैसे बनता है आपके चार्ट में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, इतनी हिंट से भी आप ये देख सकते हैं कि यू आर मेंट फॉर अर्निंग थ्रू इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, एफडी, क्रिप्टो, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो इतनी सी सूक्ष्म बेसिक नॉलेज आपको एटलीस्ट आपके चार्ट में ये बताने में पूर्ण तरह से सक्षम है कि आपको करना क्या है। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ है, चलिए चार्ट में आपने कॉम्बिनेशन देख लिया कि भाई चार्ट में कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट से अर्निंग का, इन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन फील्ड में करने से। तो अगला जो सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज़ टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको आज 4 चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि ये छोटे से सेशन में ये चारों चीज़ें तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ देंगे यहीं पे कि आप विचार करेंगे, तो कई बार जब हम विचार करते हैं तो जवाब मिल भी जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रांज़िट का बहुत महत्व होता है टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में। फिर इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग आपकी किसी भी फील्ड में हो, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, मेटल्स में, कमोडिटी में। लेकिन ट्रांज़िट का मेजर डोमेन है। अब जैसे हमने आपको बताया बृहस्पति, अब ट्रांज़िट का बृहस्पति अगर ब्लेस कर दे आपके 2nd हाउस को, 11th हाउस को, 5th हाउस को, तो यानी अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक्सपेंशन है, मोटा-मोटा तो एक्सपेंशन, लेकिन बृहस्पति गोल्ड भी है। अब आपके चार्ट, अब यहाँ पे आपको अपने व्यक्तिगत चार्ट के बारे में और बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। तो ट्रांज़िट को भी हम आने वाले दिनों में कैसे रोल होता है समझने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद होता है मून के फेजेस। जो अगली चीज हमें समझनी होती है अपने चार्ट में कि चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा के फेजेस, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आपके चार्ट में चंद्रमा कैसा है, क्योंकि जैसा आपके चार्ट में चंद्रमा होगा उसी की अकॉर्डिंगली आपके मन की गति चलेगी। और मन की गति के हिसाब से आप निर्णय लेंगे, या यार इसको बेच दें, इसको खरीद लें, इसको होल्ड कर लें, इसको रोक के रखें। तो मून के फेजेस को जब तक आप नहीं जानेंगे तिथि के अनुसार भी, पक्ष के अनुसार भी, तब तक आप सही निर्णय, क्योंकि चंद्रमा मन सो जातक, चंद्रमा मन का कारक है। उसके अलावा जब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे कि हमें कब क्या करना है, और चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, वाइब्रेटिंग है, तो आपको पता है जब बेचना है तो आपने खरीद लिया, जब खरीदना है तो आपने शेयर्स को बेच दिया। ये जब आपको इन्वेस्टमेंट करके रोकनी थी प्रॉपर्टी, आपने औने पौने दाम बेच दी। और जब आपको नहीं करना था तो सही निर्णय लेने के मून के फेजेस का बहुत महत्व है। इसके बाद जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वार का भी बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि वार क्या है, जैसे मान लो धन के ट्रेडिंग और गुरु, जैसे मान लीजिए थर्सडे और वेडनेसडे गुरु और बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों, बुध जो है व्यापारिक बुद्धि है और बृहस्पति धन कारक है। कई लोग शुक्रवार को भी ले लेते हैं क्योंकि वो भी, वीनस भी मटेरियलिस्टिक रिचेस और धन का कारक है। तो तीक्ष्णवार के लिए तो आपको फिर एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर हो गया। तो कई वार से भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस दिन, आपके चार्ट के अनुसार अगर ये प्लेनेट अच्छे हैं तो उनके प्लेनेट जिन वार के स्वामी हैं उस वार के दिन आप, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपना डिसीजन, और लेकिन इसका पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा पहले थोड़े थोड़े अमाउंट से, कई बार करके देखना पड़ेगा कि क्या मुझे बृहस्पतिवार को हर बार फायदा होता है, क्या मुझे शुक्र बुधवार को फायदा होता है। तो इसका एक साइकिल बनानी पड़ती है। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं आने वाले समय में। उसी प्रकार एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है नवतारा चक्र, क्योंकि आपके चंद्रमा से आपका कोई तारा संपत बनेगा, कोई मित्र बनेगा, कोई अति मित्र बनेगा। तो नॉर्मली संपत तारा संपत्ति देने वाला तारा होता है। तो उस पर गोचर या उससे ट्राइनल संबंध ग्रहों का आपके संपत तारे से, संपत नक्षत्र से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इससे भी बहुत लोगों ने, हमने ऐसा जीवन में अनुभव से प्राप्त किया है कि बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, नवतारा चक्र पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं और इसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमने आपको हिंट दे दी। जो समझदार लोग हैं वो इतने से ही बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार धनयोग होते हैं। अब देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करके शेयर से, ट्रेडिंग से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन पता लगा आपकी कुंडली में वेल्थ गिविंग योगा है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? धनयोग है ही नहीं। तो भाई कुछ, जब तक रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल मतलब योग के रूप में कुंडली में रिसोर्सेज रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? जैसे एक सिंपल सी बात समझो, जैसे कि ऋषियों ने कहा कि केंद्रुम योग होने से बड़े बड़े योगों का फल नष्ट हो जाता है। सब कुछ है, लेकिन आपके कुंडली में केंद्रुम योग बना हुआ है, तो आप उसका पूर्णतः लाभ उठा नहीं पाएँगे। अब जैसे मान लो बुध आदित्य योग भी है, लेकिन फिर भी वो बहुत वीक है, खराब घरों में बना, तो भी आप फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। तो ये योगा को अगर आपने समझ लिया कि मेरे चार्ट, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे और है, तो योगा जितने अधिक बनेंगे, जितने ज़्यादा तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे मान लीजिए एक बार योगा बना, एक योगा बन गया, तो आपने कभी एकदम से आपको कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, फ़ायदा हो गया। लेकिन वही योगा के साथ 2-3 और योगा भी जुड़ जाएँगे, तो फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो जैसे एक योगा बना, एक बार हो गया, फिर 2-4 साल में एक बार हो गया। तो ये भी ज़रूरी है कि रेगुलर और बहुत हाई लेवल तक इन्वेस्टमेंट से प्रॉफ़िट होने के लिए, शेयर से में प्रॉफ़िट होने के लिए, फिर 3-4 तरह से कॉम्बिनेशन से योगा बनने चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इससे आपको, हम कहते हैं अगर आप आगे हम लोग साथ नहीं भी क्लास अटेंड कर पाएँगे हमारी, तो भी आपको इतने से ही पूरी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ सुन लिए, दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 11वें भाव का, 9वें भाव का और 8वें भाव का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा कनेक्शन। और ये अच्छा-बुरा आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब पुराने एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं। इसके बाद जैसे हमारे ऋषियों ने कहा, चंद्रमा और मंगल का योग लक्ष्मी योग होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में 2, 5, 11, 9 या 8 में के आपस के लॉर्डों का, किसी का 2 का, किसी का 3 का संबंध बन गया। साथ में चंद्रमा मंगल का भी संबंध बन गया जो कि लक्ष्मी योग है, तो ये डबल हो गया ना। पहले कॉम्बिनेशन से हो सकता है आपको 1 ही 2 बार फायदा हो, लेकिन अब साथ में चंद्रमा और मंगल का भी योग बन गया। यानी कि अब उसमें इंटेंसिटी बढ़ गई। अब उसी से में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बुध आदित्य योग भी बन गया किसी का। तो बुध आदित्य योग कैसे आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देता है, पहले ये समझिए। हर योग आपको कहीं न कहीं किसी भी लेवल पे फ़ायदा दे सकता है, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो हम आपको एक शॉर्ट में समझाते हैं कि बुध आदित्य योग कैसे इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा दे सकता है। सिंपल समझने की कोशिश करिएगा। बुध आदित्य योग के हम कीवर्ड बोल रहे हैं, उसी से आप समझ जाएँगे। शार्प
इंटेलिजेंस, बुध आदित्य, सूर्य और बुध, शार्प इंटेलिजेंस, मनी मैनेजमेंट स्किल्स और स्मार्ट फाइनेंशियल मूव्स। ये 3 कीवर्ड्स आप पकड़ लो बुद्धादित्य योग से। लेकिन हाँ, अभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तब हमने ये 3 कीवर्ड बताए। यही बुद्धादित्य योग से अगर पढ़ाई की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, डाइवोर्स की बात करेंगे, विदेश जाने की बात करेंगे, तब इसके कीवर्ड्स बदल जाएंगे। तो यानी कि अगर बुध आदित्य योग बढ़िया बना है, अच्छे हाउसेस में बना है, सॉरी, सूर्य और बुध की अच्छी डिग्निटी के साथ बना है, तो पर आप अपनी शार्प इंटेलिजेंस से, अपने मनी मैनेजमेंट स्किल से और अपने स्मार्ट फाइनेंशियल मूव से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे धन कमाएंगे। अब देखिए, हर चीज़ जुड़ती है, लेकिन हम लोग और चीज़ों में फंस जाते हैं, छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार ऋषियों ने कहा, एक योग बताया विपरीत राजयोग, बहुत बढ़िया योग होता है। राजयोग से तो आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग से तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। ये जरूरी है, राजयोग तो जरूरी है, लेकिन अगर मान लो विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो दैट इज आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। क्यों हो जाता है? कनेक्शन ऑफ 6 8 12 का, हाउस लॉर्ड्स का रिजल्ट क्या करता है? जब भी 6 8 12 का कनेक्शन होता है, अपना सरल विमल कमल करके विपरीत राजयोग बनते हैं। ठीक है? तो ये सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सक्सेस बताता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर विपरीत राजयोग आपके चार्ट में बन रहे हैं तो ये 100% मान के चलिए क्लियर है कि देयर विल बी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सक्सेस इन योर लाइफ, बट बिकॉज इट इज विपरीत राजयोग, दैट विल आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल। अब देखिए, ऐसा नहीं कि शेयर्स में आपको कभी बीच में अगर नुकसान भी हो रहा है तो फिर अब आपके और आपके चार्ट में विपरीत राजयोग बन रहा है तो यहाँ पे मायूस नहीं होना है, क्योंकि शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पेशेंस। मून, वो पेशेंस, अगर मून सही नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप नुकसान खा जाएँगे। जब मार्केट बढ़ रही होगी तो आप उस समय बेच नहीं पाएँगे, घट रही होगी तो उस समय खरीद नहीं पाएँगे, उल्टा करेंगे। तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग में स्ट्रगल के पीरियड के बाद भी फ़ायदा कन्फर्म होता है। अगर बन रहा है तो आपको फिर होल्ड करना और पेशेंस सीखना चाहिए। ये सब फंडामेंटल आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनाते हैं। उसी प्रकार जुपिटर और वीनस, क्योंकि बोथ रिप्रेजेंट फाइनेंस एंड वेल्थ। तो अगर जुपिटर वीनस का शुभ संबंध चार्ट में आपके बना है तो भी यू आर प्रोन टू डू इन्वेस्टमेंट एंड अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सेम वे राहु एंड मरकरी। अब देखिए, जैसे भी हमने आपको बुध आदित्य योग के कीवर्ड से समझाया था कि कैसे इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है, उसी प्रकार राहु मरकरी से समझा देते हैं। राहु मरकरी क्या है? राहु इज मल्टीप्लाइंग मनी, मतलब राहु क्या है? किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करता है। और मरकरी क्या है? नॉलेज, नोइंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। क्योंकि यहाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात जिसकी कर रहे हैं उसी में तो मरकरी की ऊर्जा को लगाएंगे। तो अल्टीमेटली आप ये समझिए कि जब आप राहु और मरकरी का अगर अब एक दूसरे से मान लीजिए, मरक राहु मरकरी के हाउसेज में बैठा है और मरकरी 9th में हो, 2nd में हो, 11th में हो, तो फिर राहु केतु तो अपने डिस्पोजिटर जैसा रिजल्ट भी देते हैं ना। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब राहु रिस्क टेकिंग भी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है और मल्टीप्लाइंग का भी उसके अंदर डोमेन है। और मरकरी क्या है? नोइंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। मरकरी स्टैटिस्टिक भी है, डेटा भी है, व्यापारिक भी है, लेन देन में एक्सपर्ट भी है, बात पर सारी चीज एनालिटिकल भी है। कुंभ जैसे कन्या राशि बहुत एनालिटिकल है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे, आप पहले अपने चार्ट की, अपने जीवन में बेसिक ऊर्जा समझिए कि आपको धन कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा। सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होंगी। उसी फील्ड में आगे बढ़िए, आपको जीवन में उचित पारितोषिक प्राप्त होगा अपने किए हुए परिश्रम, अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट का। प्लीज इन बातों को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझिए। उसी प्रकार आप एक कॉम्बिनेशन बताते हैं किसको शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी, सारी इन्वेस्टमेंट सारे तरह के हैं, लेकिन फिलहाल शेयर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड का, 5th हाउस के लॉर्ड का, 11th हाउस के लॉर्ड का जुपिटर से संबंध ना बन रहा हो, वीनस से संबंध ना बन रहा हो, क्यों? क्योंकि 2nd 5th और 11th का जब जुपिटर और वीनस से संबंध बनेगा तो ही धन आएगा।
और ये संबंध आपको D9 में, होरा चार्ट में, इंदु लग्न पैसे की लग्न होती है। D2 होरा भी पैसे का चार्ट होता है। देखिए बहुत छोटी-छोटी बातें हैं और हम लोग बड़ी-बड़ी चीज़ें सीख लेते हैं, छोटी फंडामेंटल नहीं सीख पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गुरु जो है ग्रोथ है, वीनस पैसा है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस, ये सब पैसे के हाउसेस हैं देने वाले। तो इनका संबंध जब तक जुपिटर से नहीं बनेगा, और मान लो जुपिटर से संबंध बना तो 6-8 का बना, 3-11 का बना, 2-12 का बना, 2-12 मतलब लॉस, ठीक है, पैसे का लॉस। तो फिर और ये संबंध हमें कहाँ-कहाँ देखना है? एटलीस्ट हमको चंद्र लग्न में देख सकते हैं, चलित में देख सकते हैं, D9 में देख सकते हैं, होरा लग्न में D2 में देख सकते हैं, इंदु लग्न बना के देख सकते हैं। और अगर आप और एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जेमिनी करते हैं तो काश में देख लीजिए, सोमाश, देखिए ये कुछ वर्ड नए लोगों के लिए कुछ नए होंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में यूज़्ड टू होते जाएँगे, तो आप सारी चीज़ें 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, समझ लेंगे। तो हमने आपको आज बहुत छोटी-सी चीज़ बताई कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ायदा भी उठाना है, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पैसे देने वाले हाउस हैं, उनका अगर जुपिटर से संबंध बन रहा है D9 में या और लग्नों में, तो विश्वास मानिए आपको करना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो अल्टीमेटली नुकसान देगा आपको। तो चलिए आज की हम अपनी चर्चा को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं, और ये आशा करते हैं कि अगर आपको ये इस जानकारी में ज़रा सा भी सार नज़र आया, तो आप हमारे साथ आगे के दिनों में बने रहिएगा। वी विल डिस्कस दिस ऑल these थिंग्स इन डिटेल, एंड विल try to understand the basic fundamental of how a person should invest in which field, so that he can earn, he can become a successful by डेवलपिंग और मल्टीप्लाइंग हिज वेल्थ। इसी के साथ डेस्टिनी स्टार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। आप सबने अपने कीमती समय हमें दिया, और फिर आपसे भेंट होगी इसी पोर्टल पे। धन्यवाद।